अब इसे यही कहा जा सकता है कि आम चुनावों से पहले हर कोई भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही सेफ ऑप्शन समझकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जो अभी तक पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी को कोसा करते थे। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का यह कहना अपनी ट्वीट के जरिए कि जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, नरेंद्र मोदी ज्यादा आकर्षित हो गए हैं, अपने आप में संकेत देता है कि किस तरीके से चुनावी ध्रुवीकरण नरेंद्र मोदी के नाम पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल की इस टिप्पणी से कि कैसे नरेंद्र मोदी पर उनका हमला करना नरेंद्र मोदी के लिए फायदे का सौदा बनता दिखाई दे रहा है। और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के घोर विरोधी माने जाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर शान बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल। चुनावी महासमर में सियासी गर्माहट पूरी तरह आ चुकी है। योद्धा मोर्चे पर आमने सामने आ चुके हैं। वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन बीजेपी की विरोधी सेनाओं में भगदड़ दिख रही है। क्या ये मोदी की हवा का असर है कि हर किसी की जुबान पर सिर्फ मोदी का ही नाम है? पहले देश में मोदी की हवा कबूलने वाले और फिर इसे आम आदमी के गुस्से की हवा बताने वाले केजरीवाल भी अब मान रहे हैं कि सियासी फिजा बदल रही है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है, बड़ा दिलचस्प है कि जब से मैंने मोदी पर सीधा हमला बोला है तब से कैसे ताकतें रास्ता बदल रही हैं। रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। केजरीवाल के इस ट्वीट को कुमार विश्वास के उस ट्वीट का जवाब माना गया जिसमें उन्होंने लिखा था, चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा, आचमन तो भूल ही जाओ। माना गया कि आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे नए चेहरों को ज्यादा अहमियत दिए जाने से कुमार विश्वास को नाराजगी है और उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी इसे खारिज कर रही है, लेकिन इस ट्वीट को मोदी से जरूर जोड़ रही है। कौन सी ताकतें हैं जो खिलाफ? अपने रिश्ते कौन से? मैं कह रहा हूं कौन सी ताकतें हैं जो खिलाफ जा रही हैं? आप बताइए ना, कौन सी ताकतें खिलाफ जा रही हैं? कुमार विश्वास खिलाफ जा रहे हैं क्या पार्टी के? एक भी बयान दिया उन्होंने आपको? किसी को बयान दिया? जबरदस्ती अपने रिश्ते की कौन सी बात? मैं कह रहा हूं तमाम ऐसे लोग जो पार्टी के कल तक शुभचिंतक हुआ करते थे, पार्टी में न रहते हुए भी मोदी का सच आने के बाद उनका नजरिया बदला है, उनकी सोच में बदलाव आया है, इस पे उन्होंने सवाल खड़ा किया। उसमें कुमार विश्वास का नाम कहां से आप जोड़ ले रहे हैं और क्यों जोड़ ले रहे हैं? कुमार विश्वास ने भी अपने ट्वीट पर सफाई दी और मतभेद की खबरों का आरोप मीडिया पर जड़ दिया। मेरा ट्वीट तो भारतीय जनता पार्टी पर है कि उसमें पासवान आ गए हैं। मेरा ट्वीट तो कांग्रेस के ऊपर है। मेरा ट्वीट तो उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में है जो लोकतंत्र की पवित्र नदी को इन दागी नेताओं को शामिल करके इसे कलंकित करना चाह रही हैं। आम आदमी पार्टी की इस आपसी लड़ाई में भी मोदी छाए हुए हैं, भले ही बात मोदी के विरोध की ही क्यों ना हो। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये मान रहे हैं कि उनका जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर वो प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप में लोग चुंबकीय शक्ति की तरह अब जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और चुंबकीय शक्ति अब इख्तियार कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। चर्चा करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर में राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से, मुकेश नायक कांग्रेस से और शाइना एनसी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले छोटी टिप्पणी आप दोनों की मैं ले लूं। उर्मिलेश जी, ऐसा क्या हो गया है कि अचानक लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए दिखाई देना चाहता है? अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं मैंने टिप्पणी कर दी तो अब लोग जुड़ना चाहते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आपका इशारा बिहार की तरफ है, जहां एक राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता ने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं समझता हूं कि कई जगह तो ये अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी सीट के हिसाब से उनको ये लगता है कि उन स्टेट्स में शायद दूसरी दलों के तरफ जाने के बजाय अगर नरेंद्र मोदी की तरफ जाया जाए, बीजेपी की तरफ जाया जाए तो फायदा हो जाएगा। तो यही कारण है, कुछ लोगों को ये वाकई लग रहा है, खासकर हिंदी बेल्ट में, कि बीजेपी की बढ़त में उनका फायदा है अगर वो उधर जाते हैं तो। बिल्कुल। राघव चड्ढा जी भी जुड़ चुके हैं और अजय जी भी जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश नायक और शाइना एनसी भी जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राघव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल को आप इनकी जो ट्वीट है उसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आपने कहा कि भाई हम लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं क्योंकि यही सबसे बड़े चेहरे हैं, और दूसरी तरफ आप इस ट्वीट को अगर देखें तो उनका जो कहना था कि जब से हमने उन पर प्रहार करना शुरू किया है वो ज्यादा आकर्षक हो गए हैं।
तो भाई आप आकर्षक चीज पर ही तो लोग प्रहार करते हैं ना, तो आप मानते हैं कि बहुत वो चुंबकीय चीज है? देखिए, उनकी ट्वीट को आप इतनी केयरफुली एनालाइज कर रहे हैं, तो मैं ये बताऊं कि उनकी ट्वीट से जो मेरे को समझ में आया वो तो ये है कि जैसे संजय सिंह जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ पार्टी के शुभचिंतक थे जो अब मोदी और गुजरात का खिलासा होने के बाद उनकी कुछ उनमें बदलाव आया है, उनके व्यवहार में, उनकी सोच में बदलाव आया है। ये पार्टी के बाहर जो हमारे सिंपथाइजर्स हैं, जो कॉज के सिंपथाइजर जिन्हें हम कहते हैं, ये उन लोगों की तरफ मेरे ख्याल से इशारा करा गया है। लेकिन इसमें ये आप कैसे ले सकते हैं कि मोदी अब आकर्षक होते दिखाई दे रहे हैं? उनके ट्वीट में तो लिखा है कि नाउ नरेंद्र मोदी सीम्स टू बी मोर अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव तो आकर्षक ही होता है ना राघव चड्ढा जी, अंग्रेजी अगर मैं सही समझ रहा हूं तो। नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय तो ये मैं आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को अगर आप लोग अट्रैक्टिव कह रहे हैं तो मैं नहीं कह रहा, आप ही के नेता कह रहे हैं। इस समय इस देश के एक पॉपुलर इस देश के आज वो एक पॉपुलर लीडर हैं, बट उसका कारण है कि वो आज अगर थोड़े पॉपुलर हैं तो वो क्यों हैं? वो केवल इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म के सवाल कन्विक्शन से नहीं पूछने आते, कांग्रेस की लैकलस्टर गवर्नेंस है। चलिए, तो आप ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत अट्रैक्टिव हो गए, ये बड़ी बात है। चलिए, मैं ये बात आपकी ये जरूर मान रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल। चलिए, आप मेरी बात पकड़ने के लिए उत्सुक हैं तो पकड़िए। नहीं, मैं उत्सुक तो रहूंगा, क्या करूं, शो को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है। शेषनारायण जी, नरेंद्र मोदी क्या वाकई में बहुत ज्यादा आकर्षक हो गए हैं, चुंबकीय हो गए हैं? नहीं, आकर्षक हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट जो है कि अरविंद केजरीवाल के हमले की वजह से ज्यादा आकर्षक हो गए हैं, ये थोड़ा काफी हास्यास्पद लग रहा है। कि वो आकर्षक हैं, उसके लिए उनके अपने प्रयास हैं, उनकी पार्टी की कोशिश है, विकास पुरुष बन रहे हैं, सरदार पटेल की 500 मीटर पता नहीं कितनी ऊंची मूर्ति लगा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। तो आकर्षक होने के उनके अपने कारण होंगे। अगर ये महाप्रभु कह रहे हैं कि सातों सवार दिल्ली जा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कुछ ज्यादा कह रहे हैं। ये साइना जी, भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे लोग अब जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो महज 15 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी को एक तुच्छ पार्टी मानते थे और मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरनाक पार्टी नहीं हो सकती, और इन तमाम लोगों को आप लोग जगह भी दे रहे हैं। तो ये विचारधारा का बदलाव अचानक आप लोग को सहज लग रहा है? देखिए, ये विश्लेषण करना आपका काम है, लेकिन जहां तक हकीकत का सवाल है और जिस ढंग से आपके पैनलिस्ट ने कहा, मैं नहीं मानती हूं कि मोदी जी एक ट्वीट के माध्यम से या आप पार्टी के सराहना के माध्यम से या उनके वजह से आकर्षित होते हैं। मोदी जी का जो लहर है वो हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र तक पहुंच चुका है। और जहां तक सवाल है कि 2014 में कौन आएगा, मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा पकड़ है पब्लिक में, और खास तौर से जब ऑलमोस्ट 45% का जो इलेक्टेड है 33 के नीचे है, तो शायद वो सोचेंगे कि ये विश्लेषण और कौन जोड़ रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, वो हम सब चर्चा करें, लेकिन वो एक्शन देखना चाहते हैं और प्रगति देखना चाहते हैं। चलिए, मुकेश नायक जी, कांग्रेस के कई ऐसे लोग, जगदंबिका पाल जिसमें प्रमुख चेहरा है, जो कि आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी पहुंच गए, या तो आपसे बहुत नाराज हैं या बीजेपी बहुत आकर्षित है। जाहिर सी बात है, जगदंबिका जिसे मैं बात नहीं कर पाया, नहीं तो समझना चाहूंगा कि जिस पार्टी को अभी तक सांप्रदायिक माना करते थे, वहां कैसे पहुंच गए? सप्तम सुर में कहते थे। देखिए, ये लाभ और हानि का, फायदा और नुकसान का लेखा जोखा लगा के बीजेपी जो दल बदल का महापर्व इस देश में चला रही है, उसका मुख्य कारण ये है कि 14 राज्यों में तो इनके पास ठीक ठाक कैंडिडेट नहीं है, 17 राज्यों में इनका एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। ये मुख्य कारण है। ये भारत की लगभग 200 सीटों पर ठीक ठाक चुनाव लड़ते हैं, बाकी सीटों पर इनके पास उम्मीदवार नहीं है। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, उड़ीसा जैसे बड़े राज्यों में इनके पास कैंडिडेट नहीं है। अजय जी, आप कहां बता रहे हैं कि मोदी की लहर इस देश में? अरे नहीं मुकेश जी, अगर ऐसे में गिनना शुरू कर दूं, बुरा मत मानिएगा मुकेश जी, बिहार में खड़ा करने के लिए आपके पास उम्मीदवार नहीं है। बुरा मत मानिएगा, मध्य प्रदेश में आपकी स्थिति बहुत ही बुरी है, जहां से आप खुद भी आते हैं, आप भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में वहां पर लोग स्थिति खराब बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में आपके पास उम्मीदवार बहुत होंगे, लेकिन जब भी देखा जाए तो वहां पर तो विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिलते, तो ये छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी बात, बुरा मत मानिएगा, आपकी पार्टी में तो आज हर कोई छोड़ने को तैयार है, ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। मैग्नेट नहीं है आपके पास कोई।
अजय जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप ये चुनाव की चर्चा करा रहे हैं या बीजेपी के प्रवक्ता जैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आप जो चाहे मैं कर सकता हूं। एक बात बताइए कि अच्छा मुकेश जी, बुरा मत मानिएगा, यहाँ आपने बड़ी बात कह दी है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं व्यक्ति है, देखिए अगर आप कह रहे हैं कि मैं एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूं। आपने जो बातें कही मैंने उसका सिर्फ आईना दिखाया। बताइए बिहार में कितने उम्मीदवार खड़े किए थे आपने? अजय जी सुनिए, ये भारत में 4 दशक के बाद एक गठबंधन का दौर शुरू हुआ। क्षेत्रीय अस्मिताओं के साथ जो समावेशी दृष्टिकोण रखने वाली क्षेत्रीय पार्टियां हैं, भारत में उनका प्रभाव बढ़ा और स्वाभाविक रूप से इस देश में ये गठबंधन का दौर है और क्षेत्रीय दलों ने अपनी शक्ति इस देश में बढ़ाई है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में, बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, आज भारत के 8 राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं। मुकेश जी माफ कीजिएगा, मैं उर्मिलेश बोल रहा हूं। देखिए, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप बड़े संजीदा कांग्रेस नेता हैं, लेकिन ये बीजेपी वाली आदत आप में क्यों आ रही है? बीजेपी के बड़े नेता, कई बार प्रवक्ता, टेलीविजन पे अगर कोई पत्रकार अपनी बात कह रहा है, इंडिपेंडेंट राय रख रहा है, एंकर हो या कमेंटेटर हो, तो आमतौर पे आरोप लगाते रहे हैं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह क्यों बोल रहे हैं। ये आप में क्यों रोग आ गया? ये रोग उन्हीं तक रहने दीजिए या दूसरे दलों में रहने दीजिए। आप लोग तो बड़े संजीदा लोग हैं। कांग्रेस में और भी लोग हैं बहुत जो चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन आप उनमें नहीं हैं। तो मुझे एक दुख इस बात का हुआ है कि एक बहस की शुरुआत अभी हो रही है और आप अगर किसी पत्रकार को कहते हैं कि वो प्रवक्ता की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये मुझे लगता है आपत्तिजनक है। नहीं खैर छोड़िए, मैं उससे भी दूसरी बात, अगर आप तमिलनाडु की बात करते हैं, खैर चलिए हम इस मुद्दे को भटकाएंगे नहीं। 2 मिनट 30 सेकंड का अजय जी मुझे मुकेश जी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ आप अपना खुद ही आकलन कर लीजिएगा। आपने तमिलनाडु की बात कही, जरा बताइए तमिलनाडु में आपके कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं? आप आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, इस बार आपकी स्थिति वहां बहुत ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार की स्थिति मैंने आपके सामने रख दी, मध्य प्रदेश की बात मैंने आपके सामने रखी। आप तमाम चीजें आकलन खुद कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा हमारी दरअसल आज ये है कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी लोगों को खुद आकर्षित करते दिखाई दे रहे हैं। अजय हमारे साथ जेडीयू से भी मौजूद हैं अजय जी। अजय जी, क्या जेडीयू में भी खलबली मच रही है? क्योंकि आपके नेता भी बहुत तीखा प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी पर और कह रहे हैं कि मेरा अहंकार नहीं स्वाभिमान है। तो तीखा प्रहार तो तभी होता है जब बात चुभने लगती है। नहीं अजय जी, देखिए तीखा प्रहार तब होता है अगर अज्ञानवश लोग कुछ बात कह जाएं तो उसे इग्नोर किया जाता है, लेकिन जानते बूझते लोग अपमान करने की दृष्टि से अगर कोई वाक्य बोलते हैं और एक बार नहीं लगातार 3-3 बार बोलते हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझते हैं और लेकिन व्यापक सोच रखने के बावजूद भी जानबूझकर झूठ बोलते हैं, जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब ऐसे व्यक्तियों को जवाब मिलना जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कहा बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं, बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं, तो आप अगर पहले के युग में जाएं तो रामायण में भी रावण बड़ा लोकप्रिय था। कहां भाई? हाल फिलहाल कलयुग की बात करें तो शोले पिक्चर याद कर लें, गब्बर सिंह की भी लोकप्रियता कम नहीं थी। तो लोकप्रियता किस अंदाज में हो रही है, यह भी आकलन करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, आप बुरा मत मानिएगा, रावण और गब्बर सिंह किसको कह रहे हैं, जरा हमें समझा दीजिए, हम थोड़े अज्ञानी हैं। अब तो आप समझ रहे हैं, अब जब इतने आपने इतनी लोकप्रियता बताई दी तो अब मुझे बताने की क्या जरूरत है? माफ कीजिएगा, हमने ना बताई आपको। ये गलतफहमी अगर है तो कृपया करके इसे दूर कर लें। हमने ये कहा कि लोग वहां जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। आप उन्हें आइकन से लेके हर जगह सितारा बना चुके हैं। अच्छा चलिए, आपको अगर ऐसा लगता है तो बहुत लोग वैसे लोग जा रहे हैं जिनको अपने दलों में जगह नहीं मिली। बुरा मत मानिएगा, आप देखिए अगर कोई रामविलास पासवान जी वहां पे गए। राजनीति का नया रुख है कि अगर कोई आपको खुद आईना दिखाना शुरू करे तो आप दूसरे को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। चलिए, हो सकता है ये एक अच्छा नया तरीका हो। साइना जी, आपके नेता को जिन शब्दों के साथ संबोधित किया जा रहा है, आप लोग को ये सब अच्छा लगता है? देखिए, अच्छा लगना न लगना 2014 के मई 16 तारीख को जो मुंह तोड़ जवाब सबको मिलेगा, मुझे लगता है कि वो उचित रहेगा। मैं ये तू मैं में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये मैग्नेट के तरह किस तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ ना सिर्फ आ रहे हैं समर्थन देने के लिए, लेकिन क्योंकि वो मानते हैं कि हकीकत में जो कोई विचारधारा इस देश को बदल सकती है